अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। बच्चों, अब तक आपने देखा कि ग्लाइकोलाइसिस के दौरान एक मॉलिक्यूल ग्लूकोज से दो मॉलिक्यूल्स पायरुवेट बनते हैं। पायरुवेट ग्लाइकोलाइसिस के एंड पर जब बनता है, बनने के बाद ये पायरुवेट किस पाथवे से जाता है, इससे क्या बनता है, वो डिपेंड करता है कंडीशन पर। अगर एनएरोबिक कंडीशन हो, अगर कंडीशन एनएरोबिक हो तो आपने देखा कि पायरुवेट से या तो लैक्टेट बनता है जिसको हम लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन कहते हैं, या पायरुवेट से इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड बनते हैं जिसको हम अल्कोहलिक फर्मेंटेशन कहते हैं। अल्कोहलिक फर्मेंटेशन हो या लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन हो, दोनों रिएक्शंस में NADH प्लस H पॉजिटिव इस्तेमाल होती है। ये NADH प्लस H पॉजिटिव ग्लाइकोलाइसिस के स्टेप नंबर 6 से बनते हैं और यहाँ आके ये ऑक्सीडाइज हो जाती है। ऑक्सीडाइज होकर इनसे NAD प्लस रीजनरेट हो जाते हैं। रीजनरेट होने के बाद ये NAD प्लस जो है दोबारा से फिर से स्टेप नंबर 6 में इस्तेमाल होती है और ग्लाइकोलाइसिस को कंटिन्यू करने में ये काम आता है। तो इस तरह से एनारोबिक कंडीशन में ग्लाइकोलाइसिस चलता रहता है और एनारोबिक ग्लाइकोलाइसिस के दौरान सिर्फ दो ATP मॉलिक्यूल्स जनरेट होते हैं, वो आपको बताया गया है। अब अगर कंडीशन एरोबिक हों तो ये पायरुवेट चला जाता है बच्चों माइटोकॉन्ड्रिया में। माइटोकॉन्ड्रिया में पायरुवेट से बनता है एक मॉलिक्यूल जिसको हम एसिटाइल कोएंजाइम कहते हैं। उसी पर हम आज बात करने वाले हैं, ठीक है। तो आज का टॉपिक है कन्वर्शन ऑफ पायरुवेट टू एसिटाइल कोएंजाइम। ठीक है बच्चों, ओके। तो पायरुवेट जो ग्लूकोज से बनता है वो ऑक्सीडाइज हो जाती है और उससे एक मॉलिक्यूल बनता है एसिटाइल कोएंजाइम। ये एसिटाइल कोएंजाइम बाद में जाके एक साइकिल में घुसता है जिसको हम क्रेब्स साइकिल कहते हैं। क्रेब्स साइकिल, जिसको हम पढ़ने वाले हैं आज के टॉपिक के बाद, क्रेब्स साइकिल। तो ग्लाइकोलाइसिस और क्रेब्स साइकिल, एक है ग्लाइकोलाइसिस, जो रेस्पिरेशन है उसका जो पहला स्टेप है वो ग्लाइकोलाइसिस है। रेस्पिरेशन मीन्स ब्रेकडाउन ऑफ फूड। तो फूड की ब्रेकडाउन, मान लो यहाँ पर ग्लूकोज है, ग्लूकोज की ब्रेकडाउन से जब एनर्जी निकलता है उसी को हम रेस्पिरेशन कहते हैं। तो रेस्पिरेशन का जो पहला स्टेप है वो ग्लाइकोलाइसिस है। नेक्स्ट स्टेप उसका है क्रेब्स साइकिल। तो ग्लाइकोलाइसिस और क्रेब्स साइकिल को जोड़ने वाला एक इम्पोर्टेंट रिएक्शन है और वो रिएक्शन है बच्चों पायरुवेट से एसिटाइल कोएंजाइम में बनना। क्या? पायरुवेट से एसिटाइल कोएंजाइम में बनने वाला जो रिएक्शन है ये एक लिंक है। दिस इज ए लिंक बिटवीन, इसके दरमियान, ग्लाइकोलाइसिस जो साइटोप्लाज्म में चलता है, ग्लाइकोलाइसिस एंड क्रेब्स साइकिल। क्रेब्स साइकिल चलता है माइटोकॉन्ड्रिया में और ग्लाइकोलाइसिस चलती है साइटोप्लाज्म में। तो साइटोप्लाज्म में चलने वाली ग्लाइकोलाइसिस और माइटोकॉन्ड्रिया में चलने वाली क्रेब्स साइकिल को लिंक करने वाला एक इम्पोर्टेंट रिएक्शन है, वो रिएक्शन है बच्चों पायरुवेट से एसिटाइल कोएंजाइम में बनने वाला रिएक्शन। बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। तो पायरुवेट से एसिटाइल कोएंजाइम ए बनने वाला जो रिएक्शन है, इस रिएक्शन को कैटलाइज करने के लिए एक इम्पॉर्टेंट एंजाइम भी है। उस एंजाइम को कहते हैं बच्चों हम पायरुवेट डिहाइड्रोजनेस कॉम्प्लेक्स। तो द रिएक्शन which converts pyruvate into acetyl coenzyme A is catalyzed by an important enzyme जिसको हम कहते हैं पायरुवेट डिहाइड्रोजनेस कॉम्प्लेक्स। तो यहाँ क्योंकि कॉम्प्लेक्स वाला नाम यहाँ यूज़ हुआ तो इससे ही पता चल जाता है कि ये पायरुवेट डिहाइड्रोजनेस एक एंजाइम नहीं है और ये तीन एंजाइम का एक कॉम्प्लेक्स है। तो पायरुवेट डिहाइड्रोजनेस कॉम्प्लेक्स इज़ ए कॉम्प्लेक्स ऑफ 3 डिफरेंट एंजाइम्स। वो 3 डिफरेंट एंजाइम्स ये हैं बच्चों, पायरुवेट डिहाइड्रोजनेस, डाईहाइड्रोलिपोइल ट्रांसएसिटाइलेज एंड डाईहाइड्रोलिपोइल डिहाइड्रोजनेस। तो पायरुवेट डिहाइड्रोजनेस कॉम्प्लेक्स, जिसको हम PDH कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं, इट इज़ मेड ऑफ 3 डिफरेंट एंजाइम्स। एक है पायरुवेट डिहाइड्रोजनेस, एक है डाईहाइड्रोलिपोइल ट्रांसएसिटाइलेज, एक है डाईहाइड्रोलिपोइल डिहाइड्रोजनेस।
इन 3 एंजाइम से मिलकर ये कॉम्प्लेक्स बनता है जिसको हम पायरुवेट डिहाइड्रोजनेस कॉम्प्लेक्स कहते हैं। इस एंजाइम की मदद से पायरुवेट जो है वो एसिटाइल कोएंजाइम में कन्वर्ट होती है। बहुत सारे एंजाइम्स को काम करने के लिए कोएंजाइम्स की ज़रूरत पड़ता है सॉरी बहुत सारे एंजाइम्स को काम करने के लिए कोएंजाइम्स की ज़रूरत पड़ता है। तो इस पायरुवेट डिहाइड्रोजनेस को भी कोएंजाइम्स की ज़रूरत पड़ता है और यहाँ पर 5 कोएंजाइम्स हैं जो इस पायरुवेट डिहाइड्रोजनेस कॉम्प्लेक्स को ज़रूरत पड़ती है। तो पायरुवेट डिहाइड्रोजनेस कॉम्प्लेक्स रिक्वायर्स, इसको ज़रूरत पड़ते हैं 5 कोएंजाइम्स, ये याद रखना। पायरुवेट डिहाइड्रोजनेस कॉम्प्लेक्स इज composed ऑफ 3 enzymes 5 coenzymes। 3 enzymes जिनके नाम अभी अभी आपको बताया और 5 कोएंजाइम्स के नाम जो हम अभी बताने वाले हैं आपको। तो पायरुवेट डिहाइड्रोजनेस कॉम्प्लेक्स इज मेड अप ऑफ 3 enzymes एंड 5 कोएंजाइम्स। तो 3 एंजाइम्स के नाम तो आपको बता दिया। 5 कोएंजाइम्स कौन से हैं बच्चों? एक है थायमीन पायरोफॉस्फेट TPP, एक है लिपोएमाइड, एक है कोएंजाइम ए, एक है FAD एंड एक है NAD। तो ये 5 कोएंजाइम्स हैं। तमाम जो है विटामिन बी कॉम्प्लेक्स से बना है। ऑल द कोएंजाइम्स आर डिराइव्ड फ्रॉम विटामिन बी कॉम्प्लेक्स से बनता है। जिसे एक एग्जांपल आपको बताता हूँ, थायमीन पायरोफॉस्फेट जो है वो थायमीन से डिराइव होती है। थायमीन विटामिन B1 को कहते हैं। तो पायरुवेट डिहाइड्रोजनेस कॉम्प्लेक्स जो है वो 3 एंजाइम्स का और 5 कोएंजाइम्स का बना है। और 3 एंजाइम्स के नाम भी आपको बताया, 5 कोएंजाइम्स के नाम भी आपको बताया, जैसे थायमीन पायरोफॉस्फेट, लिपोएमाइड, कोएंजाइम ए और NAD। तो ये 5 कोएंजाइम्स हैं जो ज़रूरत पड़ता है पायरुवेट डिहाइड्रोजनेस को। किस लिए ज़रूरत पड़ता है? किस लिए ज़रूरत पड़ता है? पायरुवेट को, जो एंड प्रोडक्ट है ग्लाइकोलाइसिस का, एसिटाइल कोएंजाइम ए में कन्वर्ट करने के लिए। अब ये रिएक्शन कैसा होता है थोड़ा उसके बारे में आपको ब्रीफली बताएंगे। आपको इस स्टेज पे ज़्यादा डिटेल में नहीं जाने, हल्का सा आपको बताता हूँ बच्चों। ये है रिएक्शन जिसके ज़रिए पायरुवेट से बनता है एसिटाइल कोएंजाइम ए। ठीक है, तो सबसे पहला होता है जो पायरुवेट है उससे कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव होती है। ये एंजाइम का नाम है पायरुवेट डिहाइड्रोजनेस, ये E1 है पहला एंजाइम। तो इस दौरान जो कोएंजाइम ज़रूरत पड़ता है वो TPP। तो पायरुवेट से कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव होती है। ठीक है, तो उस वक्त क्या होती है, TPP जो थायमीन पायरोफॉस्फेट है उसके साथ पायरुवेट का जो एसिटाइल ग्रुप है, ये कार्बन डाइऑक्साइड तो रिमूव होगा, तो पीछे क्या बचता है, एक एसिटाइल ग्रुप बचता है। उस एसिटाइल ग्रुप का कॉम्बिनेशन हो जाती है TPP के साथ, बनता है हाइड्रोक्सी इथाइल TPP। दूसरे स्टेप में क्या होता है कि जो दूसरा कोएंजाइम है ऑक्सीडाइज्ड लिपोएमाइड, ऑक्सीडाइज इसलिए है क्योंकि यहाँ पर हाइड्रोजन नहीं है। जो SH अगर होता तो ये रिड्यूस्ड होता, अब यहाँ पर हाइड्रोजन नहीं है तो ये है ऑक्सीडाइज्ड लिपोएमाइड, ये दूसरा कोएंजाइम है। तो थायमीन पायरोफॉस्फेट से ये एसिटाइल ग्रुप जो है ये लिपोएमाइड ले जाता है। तो थायमीन पायरोफॉस्फेट यहाँ पर दोबारा से बन गया। ये एसिटाइल ग्रुप जो है अब किसके पास जाती है, ऑक्सीडाइज्ड लिपोएमाइड के साथ जाता है, तो बन जाती है एसिटाइल लिपोएमाइड। ठीक है, थायमीन पायरोफॉस्फेट से एसिटाइल ग्रुप पास ऑन होती है ऑक्सीडाइज्ड लिपोएमाइड को और इससे बनता है आपको यहाँ एक मॉलिक्यूल एसिटाइल लिपोएमाइड। ये एसिटाइल लिपोएमाइड जो है अपने पास नहीं रखता एसिटाइल ग्रुप को, ये देता है कोएंजाइम ए को। तीसरी स्टेप में एसिटाइल लिपोएमाइड, ये एसिटाइल लिपोएमाइड ये एसिटाइल ग्रुप को देता है कोएंजाइम ए को, ये कोएंजाइम ए है, तो बन जाती है कोएंजाइम ए। बन गया आपका प्रोडक्ट कोएंजाइम ए, ये है कोएंजाइम ए, इसको हम शॉर्ट में CoA कहते हैं। एसिटाइल कोएंजाइम ए, ये एसिटाइल ग्रुप, ये कोएंजाइम ए, तो बन गया एसिटाइल कोएंजाइम ए। क्या बन गया, ये एसिटाइल कोएंजाइम ए बना। अब एसिटाइल ग्रुप तो कोएंजाइम ए को गया, तो ये फिर ये लिपोएमाइड यहाँ फ्री हो गया मगर रिड्यूस्ड फॉर्म में। ये लिपोएमाइड रिड्यूस्ड फॉर्म में आ गया। क्यों रिड्यूस्ड फॉर्म? इसलिए कहते हैं क्योंकि इसके पास अभी हाइड्रोजन है।
हाइड्रोजन है साथ में तो रिड्यूस्ड है, हाइड्रोजन रिमूव हो गया तो ये ऑक्सीडाइज हो जाती है। अब चूंकि यहाँ पर इस रिएक्शन में जो लिपोआमाइड है वो ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म में चाहिए, रिड्यूस्ड फॉर्म में नहीं चाहिए। ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म में होंगे तभी तो ये थायमिन पायरोफॉस्फेट से एस्टाइल ग्रुप ले सकता है। इसलिए ज़रूरत पड़ता है यहाँ पर जो रिड्यूस्ड लिपोआमाइड है उसको ऑक्सीडाइज्ड लिपोआमाइड में कन्वर्ट करना है। तो रिड्यूस्ड ऑक्सीडाइज्ड में कैसे कन्वर्ट होगा, अपना हाइड्रोजन देकर। तो ये रिड्यूस्ड लिपोआमाइड जो है, ये रिड्यूस्ड लिपोआमाइड है, वो ऑक्सीडाइज हो जाती है और उस दौरान हाइड्रोजन देता है FAD को। अपना हाइड्रोजन FAD को हवाले करता है तो FAD से बनता है FADH2। रिड्यूस्ड लिपोआमाइड इज कन्वर्टेड टू ऑक्सीडाइज्ड लिपोआमाइड। उस दौरान अपना हाइड्रोजन देता है किसको, FAD को। FAD बन जाती है FADH2। एंजाइम का नाम है, ये तीसरा एंजाइम है डाहाइड्रोलिपोइल डिहाइड्रोजनेज। पहला एंजाइम पायरुवेट डिहाइड्रोजनेज, दूसरा डाहाइड्रोलिपोइल ट्रांसएसिटाइलेज, तीसरा है डाहाइड्रोलिपोइल डिहाइड्रोजनेज। यहाँ इस्तेमाल हो गया। FAD ने हाइड्रोजन एक्सेप्ट किया और बना FADH2। ये FADH2 अपने पास हाइड्रोजन को नहीं रखता, ये अपने रिड्यूसिंग इक्विवेलेंट को देता है NAD को। तो NAD से बन जाती है फिर NADH प्लस H पॉजिटिव। NAD जब हाइड्रोजन लेता है FADH2 से तो FADH2 से FAD दोबारा बन गया, लेकिन NAD से बन गया NADH प्लस H पॉजिटिव। इसलिए इस रिएक्शन स्टेप में जिसमें पायरुवेट से एसिटाइल को एंजाइम में बना, आपको यहाँ पर एक मॉलिक्यूल NADH जनरेट हो जाती है, NADH प्लस H पॉजिटिव। ठीक है, ये NADH प्लस H पॉजिटिव आपको पता है जब माइटोकॉन्ड्रिया में जाकर ऑक्सीडाइज हो जाती है तो इससे 3 ATP मॉलिक्यूल बनते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये सब रिएक्शन स्टेप्स आपको याद नहीं रखना, आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि पायरुवेट से बनता है एसिटाइल कोएंजाइम है। इस दौरान 3 एंजाइम इस्तेमाल होती है, एक पायरुवेट डिहाइड्रोजनेज, एक डाहाइड्रोलिपोइल ट्रांसएसिटाइलेज, एक डाहाइड्रोलिपोइल डिहाइड्रोजनेज। इस दौरान इन 3 एंजाइम्स को 5 को एंजाइम की ज़रूरत पड़ता है। वो 5 को एंजाइम है बच्चों, एक है थायमिन पायरोफॉस्फेट, एक है लिपोएमाइड, एक है कोएंजाइम A, एक है FAD, एक है NAD। ये 1 2 3 4 और 5 को एंजाइम ज़रूरत पड़ता है। तो 3 एंजाइम 5 को एंजाइम की मदद से पायरुवेट जो है एस्टाइल कोएंजाइम में कन्वर्ट होता है। बस आपको इतना याद रखना है। ठीक है, इससे किससे क्या बनता है इस स्टेज पे आपको ये याद नहीं रखना। ठीक है बच्चों, ओके। तो इसी रिएक्शन को एक सिंपल तरीके से यहाँ दिखाने की कोशिश किया है। ये है आपका बच्चों पायरुवेट, ये है एस्टाइल कोएंजाइम में, ये पायरुवेट, ये एस्टाइल कोएंजाइम है। इस दौरान क्या हुआ, आपको एक कोएंजाइम A इस्तेमाल हो गया, एक NAD भी इस्तेमाल हो गया। तो NAD से बना क्या, NADH प्लस H पॉजिटिव। ठीक, ये NADH जब माइटोकॉन्ड्रिया में रेस्पिरेटरी चेन या इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के थ्रू अपने इलेक्ट्रॉन को पास करेगा तो लास्ट में इससे बनेगा 3 ATP मॉलिक्यूल। ये याद रखना। जब पायरुवेट से एस्टाइल कोएंजाइम में बनता है तो उस वक़्त एक NADH प्लस H पॉजिटिव बनता है। उस NADH प्लस H पॉजिटिव की ऑक्सीडेशन से 3 ATP मॉलिक्यूल बनता है। ये आपको याद रखना है, बाद में जब हम कैलकुलेट करेंगे ATP उस वक़्त आपको इस्तेमाल में आ जाएगा। और इसी दौरान एक कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल भी रिलीज़ हो जाती है, वो आपने यहाँ देखा। सबसे पहला जो रिएक्शन हुआ यही कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव का हो गया। ठीक है, पायरुवेट से कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव हो गया, पीछे बचा एस्टेट। वही एस्टेट एक दूसरे को पास ऑन करते करते लास्ट में कोएंजाइम को मिल गया और बन गया एस्टाइल कोएंजाइम है। ठीक है बच्चों, तो इसलिए ये रिएक्शन है। जब भी पायरुवेट एस्टाइल कोएंजाइम में कन्वर्ट होता है माइटोकॉन्ड्रिया में, एंजाइम का नाम है पायरुवेट डिहाइड्रोजनेज कॉम्प्लेक्स। इसमें 3 एंजाइम है, E1 E2 E3। 5 को एंजाइम से वो है TPP, लिपोएट, FAD, NAD और कोएंजाइम है 5 को एंजाइम। तो 3 एंजाइम 5 को एंजाइम की मदद से पायरुवेट जो है एस्टाइल कोएंजाइम में बना। उस दौरान कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव हो गई, उसी दौरान आपको NADH प्लस H पॉजिटिव बना। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। इस NADH की ऑक्सीडेशन से माइटोकॉन्ड्रिया में 3 ATP बनता है। ठीक है बच्चों, तो कल इंशाल्लाह हम करेंगे कि ये एस्टाइल कोएंजाइम जो यहाँ बनी ये आगे जाकर एक साइकिल में घुसेंगे, उसको हम कहते हैं क्रेब्स साइकिल। तो हमारा कल का टॉपिक रहेगा क्रेब्स साइकिल। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों। तो आज हमने एक ऐसा
रिएक्शन पढ़ा जो लिंक करता है ग्लाइकोलाइसिस को किसके साथ, क्रेब्स साइकिल के साथ। वो रिएक्शन है बच्चों पायरुवेट से एस्टर कोएंजाइम में बनने वाला रिएक्शन, जिसको कैटलाइज करता है पायरुवेट डिहाइड्रोजनेस कॉम्प्लेक्स, जो 3 एंजाइम्स और 5 कोएंजाइम से मिलकर बना है। ठीक है, तो कभी पूछता है आपको एंट्रेंस में या किसी और एग्ज़ाम में कि वो कौन सा रिएक्शन है जो ग्लाइकोलाइसिस को माइटोकॉन्ड्रिया में होने वाली क्रेब्स साइकिल से लिंक करता है, और वो रिएक्शन है बच्चों ये रिएक्शन पायरुवेट टू एस्टर कोएंजाइम है। उम्मीद है आपको ये समझ आ गया होगा। तो कल के टॉपिक तक आराम से रहिए, तब तक फ़ी अमान अल्लाह, खुदा हाफिज़।